हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। लीजिए एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और बुक समरी लेकर, जो कि ऑथर एंटोन चेखॉफ ने लिखी है। तो आइए शुरू करते हैं ऑथर एंटोन चेखॉफ की बुक द बैट से। जी हाँ, द बैट। जैसे कि बुक का टाइटल ही है द बैट, तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी ने किसी से कोई शर्त लगाई होगी और दूसरे ने उसके बदले कुछ ना कुछ पे किया होगा। एग्जैक्टली अगर मैं आपसे कहूँ कि इनमें से आप क्या चुनेंगे, मौत की सज़ा या जेल में पूरा जीवन? ऑब्वियसली आप सभी लोग यही कहेंगे कि इनमें से हमें चूज़ करने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सही। एक्चुअली ये ही बुक का टाइटल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पतझड़ की एक काली रात थी। ओल्ड बैंकर अपनी स्टडी के एक कोने से दूसरे कोने तक बेसब्री से चक्कर काट रहा था। उसके माइंड में उस पार्टी की यादें घूम रही थी जो उसने आज से 15 साल पहले दी थी। उस पार्टी में एक से बढ़कर एक क्लेवर लोग आए थे और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें चल रही थी। और टॉपिक्स के अलावा कैपिटल पनिशमेंट पर भी डिस्कशन चल रहा था। अगर आप नहीं जानते कि कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है, तो कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है किसी इंसान को उसकी सज़ा के रूप में मृत्यु दंड देना। पार्टी में मौजूद ज़्यादातर लोगों ने कैपिटल पनिशमेंट को डिसअप्रूव ही किया था, क्योंकि कई सारे लोगों को लगता था कि कैपिटल पनिशमेंट सज़ा देने का एक बेहद आउटडेटेड तरीका हो गया है। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि पूरी दुनिया में कैपिटल पनिशमेंट को लाइफ इम्प्रिजमेंट से रिप्लेस कर देना चाहिए। इस पर एक होस्ट ने कहा, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। मेरे हिसाब से ना तो कैपिटल पनिशमेंट और ना ही लाइफ इम्प्रिजमेंट, और ख़ुद के एक्सपीरियंस से मेरा ये ओपिनियन है कि कैपिटल पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट से ज़्यादा मोरल और ह्यूमन तरीका है। क्योंकि एग्जीक्यूशन में तो इंसान तुरंत ही मर जाता है, लेकिन लाइफ इम्प्रिजमेंट उसे घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर देती है। तो ज़्यादा ह्यूमन एग्जीक्यूशनर कौन हुआ, जो आपको एक झटके में मार दे, या वो जो तड़पा तड़पा कर आपकी जान ले, वो भी सालों तक? दोनों ही तरीके एक जैसे इमोरल हैं, एक गेस्ट बोला, क्योंकि दोनों का पर्पस सेम है, इंसान की जान लेना। स्टेट कोई गॉड नहीं है जो लोगों की जान लेता फिरे। जो चीज़ ये दे नहीं सकता वो ले कैसे सकता है? इस ग्रुप में एक 25 साल का एक यंग लॉयर भी था। जब उसका ओपिनियन पूछा गया तो वो बोला, कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजमेंट दोनों ही इमोरल हैं, लेकिन अगर मुझे किसी एक को चूज़ करना पड़े तो मैं सर्टेनली सेकंड वाले को ही चूज़ करूँगा। जिंदा रहना मर जाने से तो लाख गुना बेटर है। वहाँ इस टॉपिक पर एक लाइवली डिस्कशन चल पड़ा। बैंकर, जो तब यंग और ज़्यादा नर्वस था, अचानक उसने अपना टेम्पर खो दिया। ज़ोर से टेबल पर मुक्का मारते हुए वो यंग लॉयर की तरफ मुड़ा और उस पर चिल्लाया, ये झूठ है, मैं तुमसे 2 मिलियन की बैट लगा सकता हूँ। तुम जेल में मुश्किल से 5 साल भी नहीं टिकोगे। इस बात को उस लॉयर ने सीरियस ले लिया, तो उसने कहा, मैं भी बैट लगाता हूँ कि मैं 5 साल नहीं बल्कि 15 साल जेल में गुजारूंगा। जी हाँ, 15 साल। इस पर बैंकर ने कहा, ओके डन जेंटलमैन, मैं 2 मिलियन की आपसे शर्त लगाता हूँ। इस पर वो लॉयर बोला, मैं भी एग्री करता हूँ, तुम 2 मिलियन दांव पर लगा रहे हो और मैं अपनी फ्रीडम। और इस तरह बहस की गर्मा गर्मी में एक बेसिर पैर की बैट लग गई। अपनी स्टडी रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर काटते हुए उस बैंकर को सारी बातें याद आने लगी, और उसने खुद से पूछा, मैंने वो बैट लगाई ही क्यों थी? इससे मुझे क्या मिला? उस बेचारे लॉयर ने अपनी लाइफ के 15 साल खो दिए और मैंने 2 मिलियन डॉलर्स। क्या इससे ये प्रूव हो सकेगा कि कैपिटल पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट से ज़्यादा बेटर या बुरा है? नहीं, कभी नहीं। ये सब एक बकवास है। मेरे जैसे अमीर इंसान के लिए ये बस टाइम पास जैसा था, और उस लॉयर को पैसे का लालच और कुछ नहीं। एक बार फिर वो बीती बातों में खो गया। उसे याद आया कि उस शाम पार्टी के बाद क्या हुआ था। ये डिसाइड किया गया था कि वो लॉयर बैंकर के घर के गार्डन विंग में स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रहेगा। जेल की टाइम पीरियड के दौरान उसे किसी से मिलने जुलने तक भी नहीं दिया जाएगा, और ना ही वो किसी से बात कर सकेगा। उसे न्यूज़पेपर और लेटर्स भी नहीं दिए जाएंगे। बस उसे एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखने, बुक्स पढ़ने, लेटर लिखने, वाइन पीने और स्मोक करने की परमिशन मिलेगी।
और एग्रीमेंट के हिसाब से उसे सिर्फ साइलेंट कम्युनिकेशन यानी इशारों में ही बात करनी होगी और उसकी कोठड़ी में एक छोटी सी विंडो बनाई जाएगी ताकि वो बाहर की दुनिया भी देख सके और उसे जो भी ज़रूरत की चीज़ें उसे चाहिए हो जैसे बुक्स, म्यूज़िक और वाइन वगैरह वो उस विंडो के थ्रू नोट भिजवा कर मंगा सकता है और एग्रीमेंट के हिसाब से उसके हर मिनट की डिटेल्स रखी जाएगी ताकि उस पर कड़ी नज़र रखी जा सके। और इस बेट में ये भी कंडीशन थी कि अगर वो इस टाइम पीरियड में कैद से सिर्फ 2 मिनट पहले भी बाहर निकल आता है तो बैंकर उसे $2 मिलियन नहीं देगा। उस लॉयर के शॉर्ट नोटिस से पता चलता था कि अपने इम्प्रिजमेंट के फर्स्ट ईयर में उसके विंग से रात दिन पियानो की आवाज़ें आती थी। उसने वाइन और टबैको भी नहीं मंगाया था। उसने लिखा था, वाइन डिज़ायर्स जगाती है और डिज़ायर एक प्रिजनर की सबसे बड़ी दुश्मन है। और सबसे बड़ी बात थी कि अकेले बैठकर बढ़िया वाइन पीना बहुत बोरिंग लगता है और टबैको की बू पूरे कमरे में फैल जाती है। पहले साल में लॉयर को पढ़ने के लिए हल्की फुल्की बुक्स प्रोवाइड की गई जैसे लव स्टोरीज, क्राइम और फिटनेस, कॉमेडी आदि आदि। सेकेंड ईयर में पियानो की साउंड आनी कम हो गई थी और लॉयर पढ़ने के लिए सिर्फ क्लासिक बुक्स ही मंगाया करता था। फिर फिफ्थ ईयर में म्यूज़िक फिर से चालू हो गया और प्रिजनर वाइन भी डिमांड करने लगा था। जो लोग उस पर नज़र रख रहे थे उन्होंने बताया कि इस दौरान उसने बस खाया पिया और बेड पे ही पड़ा रहा। वो जम्भाइयाँ लेता था और गुस्से में खुद से बड़बड़ करता था। उसने बुक्स पढ़ना छोड़ दिया था। कभी कभी रात में उठकर वो लिखने बैठ जाता था। वो खूब देर रात तक लिखता रहता और मॉर्निंग में सब कुछ फाड़ कर फेंक देता था और कई बार तो उसके रोने की आवाज़ भी आती थी। फिर सिक्स्थ ईयर के सेकंड हाफ आते आते प्रिजनर ने खूब दिल लगाकर स्टडी करना शुरू कर दिया था। वो लैंग्वेजेस, साइकोलॉजी और हिस्ट्री पढ़ने लग गया था। ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने में वो इतनी बुरी तरह डूब गया था कि बैंकर के पास उसे देने के लिए बुक्स कम पड़ गई थी और उसकी रिक्वेस्ट पर 4 साल के टाइम में ही उसे 600 वॉल्यूम्स प्रोवाइड कराए गए थे। फिर 10 साल गुजर गए। अब लॉयर अपनी टेबल पर बैठकर न्यू टेस्टामेंट पढ़ रहा था। बैंकर को ये बात बड़ी अजीब लगी क्योंकि जो आदमी 4 साल से 600 वॉल्यूम्स ख़त्म कर चुका था वो एक पतली सी इजी सी बुक पढ़ने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है। न्यू टेस्टामेंट पढ़ने के बाद अब हिस्ट्री ऑफ रिलीजन और थियोलॉजी की बुक आ गई थी। अपने कन्फाइनमेंट के लास्ट 2 साल में प्रिजनर ने काफ़ी सारी बुक पढ़ डाली और सारी बुक एक के बाद एक धड़ाधड़ वो पढ़ता ही चला गया और अब वो नेचुरल साइंस पढ़ रहा था। फिर वो नोट्स भेजकर एक केमिस्ट्री और मेडिसिन की बुक और कई नोवेल और फिलोसफी या थियोलॉजी पर ट्रीटीज़ मंगवाता था। वो बुक्स पढ़ने में ऐसा बिजी हो गया था कि जैसे कि किसी समंदर में गोते खा रहा हो और अपनी लाइफ सेव करने के लिए एक के बाद एक बुक का सहारा लेता ही जा रहा था। बैंकर को ये सब रह रह कर याद आ रहा था। उसने अपने दिल में सोचा, कल ठीक 12 बजे उसे अपनी फ्रीडम मिल जाएगी और एग्रीमेंट के हिसाब से मुझे उसे 2 मिलियन देने होंगे। अगर मैं पैसे देता हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। 15 साल पहले बात दूसरी थी, तब उसके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन आज वो खुद से पूछने से डरता है कि उसके पास पैसा ज़्यादा है या कर्ज। स्टॉक एक्सचेंज में रिस्क लेकर वो आज इस हालत में पहुंच गया था। बुढ़ापे में भी उसके शौक कम नहीं हुए थे, इसीलिए उसका ये कारोबार धीरे धीरे ठप होता गया। वो कभी फियरलेस, सेल्फ कॉन्फिडेंट और प्राउड मैन हुआ करता था, मगर आज एक ऑर्डिनरी बैंकर बनकर रह गया था। ये मनहूस बैट, ओल्ड बैंकर ने खुद से बड़बड़ाया। दुखी होकर उसने अपना सर जैसे फाड़ लिया हो। ये आदमी मर क्यों नहीं गया? वो अभी सिर्फ 40 साल का है। अब ये मेरा बचा कुचा पैसा भी हड़प कर ले जाएगा, शादी करेगा, लाइफ एंजॉय करेगा, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाएगा, मज़े की लाइफ जिएगा और मैं एक बैगर की तरह देखता रहूँगा और चिढ़ता रहूँगा। और ये इंसान हर रोज़ मुझे एक ही बात सुनाएगा, आपकी वजह से मेरी लाइफ खुशी से भर गई, इसीलिए अब मेरी बारी है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत हो गया अब बस एक ही रास्ता बचा है, बैंकरप्सी और इस बेइज्जती से बचने का, और वो ये है कि इस आदमी को मरना होगा। तभी क्लॉक घड़ी की आवाज़ आई। 3 बज चुके थे।
घर में सब गहरी नींद में सो रहे थे, चारों तरफ खामोशी थी। विंडो के बाहर पेड़ों के सरसराने की आवाज़ आ रही थी। बड़ी खामोशी से उसने अपनी सेफ से उस दरवाजे की चाबी निकाली जो 15 साल पहले बंद की थी, और चाबी लेकर घर के बाहर निकल गया। बाहर बारिश हो रही थी और पूरा गार्डन अंधेरे में डूबा हुआ था। बर्फ जैसी ठंडी हवाएं साए साए पेड़ों को हिला रही थी। उस डार्क रात में बैंकर को ना तो ग्राउंड दिखा और ना ही वाइट स्टैचूज। वो बड़ी मुश्किल से चलकर गार्डन विंग के पास पहुंचा और वॉचमैन को 2 बार आवाज़ लगाई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। खराब मौसम के चलते वॉचमैन भी शायद किचन या ग्रीन हाउस में जाकर सो चुका था। वो बैंकर सोचने लगा, अगर मुझ में अपनी इंटेंशन पूरी करने की हिम्मत है तो पहला शक वॉचमैन पर ही जाएगा। वो अंधेरे में सीढ़ियों को पकड़कर अपना रास्ता टटोलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और गार्डन विंग में हॉल के पास घुस गया। उसने मैच बॉक्स निकाला और एक माचिस जलाई। चारों ओर सुनसान था। वहां बगैर किसी बेड क्लॉथ के एक बेड पड़ा हुआ था। एक डार्क कोने में एक आयरन स्टोव रखा था। प्रिजनर के रूम में खुलने वाले डोर में सील लगी हुई थी। ओल्ड मैन के हाथ की माचिस अब बुझ चुकी थी। टेंशन से कांपते हुए उसने छोटी सी विंडो के अंदर झांक कर देखा। प्रिजनर के रूम में एक कैंडल जल रही थी, जबकि वो खुद एक टेबल पर बैठा हुआ था। बस उसकी बैक, सर के बाल और हाथ दिख रहे थे। रूम में बस एक कारपेट, एक टेबल और 2 चेयर्स थी और कुछ ओपन बुक्स इधर उधर फैली पड़ी थी। बैंकर उसे 15 मिनट से एकाएक देख रहा था, लेकिन प्रिजनर अपनी पोजीशन से एक बार भी नहीं हिला। 15 ईयर के कन्फाइनमेंट ने उसे एक चुपचाप एक जगह बैठना सिखा दिया था। बैंकर ने फिंगर से विंडो को खटखटाया, लेकिन प्रिजनर ने फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब बैंकर ने बड़ी केयरफुली डोर की सील तोड़ी और लॉक में चाबी घुमाई। जंग लगे लॉक से एक भारी आवाज़ आई और खट से दरवाज़ा खुल गया। बैंकर एक्सपेक्ट कर रहा था कि दरवाज़ा खुलने पर लॉयर हैरानी से रिएक्ट करेगा, खुशी से चीखेगा या पलट कर देखेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 3 मिनट यूं ही गुजर गए। रूम में अभी भी उतना ही सन्नाटा था जितना डोर खुलने से पहले था। टेबल के सामने एक आदमी बैठा था, लेकिन किसी ऑर्डिनरी ह्यूमन से एकदम अलग। खिंची हुई स्किन वाला बस एक स्केलेटन था। बाल औरतों की तरह लंबे और कर्ली, और उसकी दाढ़ी फैली हुई थी। उसके फेस का कलर येलो पड़ चुका था। गाल अंदर की तरफ घुसे पड़े थे। पीठ एकदम पतली और लंबी। दोनों हाथों से उसने अपने बालों वाले सर को पकड़ा हुआ था, और उसके हाथ इतने स्किनी और हड्डी जैसे थे कि देखने से भी डर लग रहा था। कुल मिलाकर अगर कोई उसका झुर्रीदार चेहरा देखता तो मान ही नहीं सकता था कि ये इंसान सिर्फ 40 साल का है। वो टेबल पर सर झुकाए बैठा हुआ था। उसके सामने एक पेपर शीट रखी हुई थी, जिस पर स्मॉल हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था, पुअर डेविल। बैंकर ने अपने दिल में कहा, बेचारा शायद $1,000,000 के सपने लिख रहा होगा। मुझे बस एक हल्का सा धक्का देकर उसे बेड से पटकना है, और फिर मैं एक चुटकी में पिल्लो से उसका गला घोंटकर मार दूंगा। लोगों को ज़रा सा भी शक नहीं होगा कि ये एक अननेचुरल डेथ है। लेकिन पहले पढ़ तो लूँ कि इस कागज़ में उसने लिखा हुआ क्या है। बैंकर ने टेबल से वो शीट उठाई और पढ़ने लगा। कल रात ठीक 12 बजे मुझे फ्रीडम मिल जाएगा। मैं भी कॉमन लोगों की तरह एक आज़ाद लाइफ जी सकूंगा। लेकिन ये रूम छोड़ने से पहले और सुबह का सूरज देखने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहूँगा। मैं अपने पूरे होशो हवास में और गॉड की कसम खाकर ये डिक्लेयर करता हूँ कि मुझे इस फ्रीडम, लाइफ, हेल्थ और दुनिया की सारी खुशियाँ जो किताबों में बताई गई हैं, मुझे इन सब की कोई चाहत नहीं है। 15 सालों तक मैंने दिल लगाकर किताबें पढ़ी और दुनिया की हर खुशी को जिया। इन किताबों के ज़रिए मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। मैंने बढ़िया से बढ़िया वाइन पी, गाने गाए, जंगली सूअर और हिरणों का शिकार किया और जन्नत की हूरों से प्यार भी किया। हसीन औरतें रोज़ मेरे सपने में आकर मुझे परियों की मदहोश दुनिया में ले जाती थी। तुम्हारी इन किताबों के ज़रिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ा हूँ।
माउंट एवरेस्ट और एल्ब्रुज पर चढ़कर मैंने वहाँ से सूरज को उगते हुए देखा है और शाम ढलती हुई देखी है। मैंने उन पहाड़ों और समुद्रों को पर्पल गोल्ड कलर में बदलते देखा है। मैंने अपने सर के ऊपर आसमान में बादलों के बीच चमकती बिजली को देखा है और हरे भरे जंगलों, नदियों, झीलों और शहरों को देखा है। मैंने जलपरियों को गाते हुए सुना है और मुरली की मीठी तान सुनी है। मैंने खूबसूरत डेविल के पंखों को छुआ है जो मुझे गॉड की सारी बातें बताने आया था। तुम्हारी इन किताबों के ज़रिए मैं जन्नत की गहराइयों तक पहुंचा हूँ। मैंने जादू देखा है, मैंने शहर को जलाकर खाक कर दिया है, मैंने नए नए रिलीजन बनाए और सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। तुम्हारी बुक्स ने मुझे एक विजडम दिया है। सदियों से जो कुछ इंसान ने जाना समझा है वो सब मेरी छोटी सी खोपड़ी में कैद है। और मैं ये भी जानता हूँ कि अब मैं तुम सबसे कहीं ज़्यादा अक्लमंद हूँ और अब मैं तुम्हारी इन किताबी दुनिया की हर सुख को और हर तमन्ना को ठुकराता हूँ। हर चीज़ बेमतलब है, आंखों का धोखा है, ये दुनिया बस एक मिराज है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बेशक तुम्हें खुद पर यह प्राउड होगा, बेशक तुम अक्लमंद और खूबसूरत होगे, मगर ये मत भूलो कि मौत एक दिन तुम्हें निपटा देगी। तुम्हारा नामो निशान भी नहीं बचेगा और तुम्हारा बीता हुआ कल और आने वाला कल सब निपट जाएगा। तुम्हारी सारी अक्ल और अकड़ एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। तुम पागल हो, तुमने एक गलत रास्ता पकड़ा है। तुमने झूठ को हमेशा सच समझा और बदसूरती को खूबसूरती समझ लिया। जैसे तुम हैरत में पड़ जाओगे अगर कभी अचानक पेड़ पे एप्पल और ऑरेंज के बदले छिपकलियाँ या मेंढक उग जाएं और गुलाबों से घोड़े के पसीने की बदबू आने लगे। ठीक ऐसे ही मैं तुम्हें देखकर हैरान हूँ कि तुमने हेवन के बदले इस धरती को चुना। तुम जैसे हो, जो भी हो, तुम्हें जानना नहीं चाहिए। इसीलिए आज मैं तुमको दिखा देना चाहता हूँ कि जिस चीज़ के पीछे तुम मरते हो मुझे उसकी ज़रा भी परवाह नहीं है। मैं उन $2 मिलियन पर लात मारता हूँ जो कभी मुझे जन्नत का सपना दिखाते थे। मुझे इस पैसे से नफ़रत है। इस पर मेरा जो राइट बनता था आज मैं उसे खुद ही छोड़ देता हूँ और मैं अपने फ़िक्स टाइम से 5 मिनट पहले बाहर निकल जाऊँगा ताकि एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली टूट जाए। बैंकर ने ये सब कुछ पढ़ा और पेपर की शीट वहीं टेबल पर रख दी। उसने प्रिजनर के माथे पर एक किस दिया और रोने लगा। फिर वो विंग से बाहर निकल आया। उसने लाइफ के बड़े बड़े लॉस देखे थे लेकिन खुद को कभी भी इतना हारा हुआ फील नहीं किया था जितना कि वो आज कर रहा था। घर आकर वो अपने बेड पर लेट गया मगर बेशुमार दर्द और आंसुओं ने उसे सोने ही नहीं दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग बेचारा वॉचमैन भागता हुआ उसके पास आया और बताया कि उसने प्रिजनर को विंडो के रास्ते गार्डन में जाते हुए देखा था। वो गेट तक पहुंचा और वहां से जाने कहां गायब हो गया। अपने सर्वेंट के साथ बैंकर तुरंत विंग में पहुंचा और देखा कि प्रिजनर वाकई में वहां पर नहीं है। बेकार की अफवाहों से बचने के लिए उसने चुपके से वो पेपर टेबल से उठा लिया और वापस आकर अपने सेफ के लॉकर में बंद कर दिया। तो यहाँ पर ये बुक समरी ख़त्म होती है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो, ये स्टोरी अच्छी लगी तो आने वाली और स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।